क्या आप जानते हैं कि पहला स्पेस स्टेशन सोवियत यूनियन का इन्वेंशन था जिसे 1960 के दशक में डिप्लॉय किया गया था और ये एक डिजास्टर था। सैल्यूट 1 पर जाने वाला पहला और एकमात्र दल कभी अपनी कहानी सुनने के लिए जीवित नहीं बचा, लेकिन ये केवल सोवियत संघ के अंतरिक्ष स्टेशन के प्रति दीर्घकालीन और विशाल जुनून की शुरुआत थी। सैल्यूट 1 को 19 अप्रैल 1971 को कक्षा में लॉन्च किया गया था। उस समय के लिए ये एक प्रभावशाली हार्डवेयर था। 16 मीटर लंबा, 4 मीटर व्यास, 19 मैट्रिक टन वजन और 90 घन मीटर अंतरिक्ष स्थान। यहाँ तक कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये काफी बड़ा था। ये यूरोप के कोलंबस प्रयोगशाला के आकार से लगभग दुगुना था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का हिस्सा है। ये सोवियत संघ के प्रोटॉन रॉकेट की वजह से संभव हो पाया, जो कि एक विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी क्षमता 100 मेगाटन वारहेड को 13,000 किलोमीटर दूर तक भेजने की थी। मॉस्को इस रॉकेट से हवाई पर परमाणु हमला कर सकता था और फिर भी इसमें ईंधन बचा रहता था। हम पहले अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि इससे जुड़ी एक गहरी दुखद कहानी है। सोयूज 11 के दल ने सैल्यूट 1 पर 23 दिन बिताए, जो कि उस समय तक का सबसे लंबा समय था जब किसी इंसान ने बाहरी अंतरिक्ष में समय बिताया था। क्रू ने एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और ह्यूमन बॉडी पर लॉन्ग टर्म वेटलेसनेस इफेक्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी स्टडी की। और ये सब सैल्यूट 1 के क्रू रूसी टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट करते थे हर रात को, जिसमें प्रयोग दिखाए जाते और अंतरिक्ष में उनके जीवन के बारे में जनता को सिखाया जाता। और इसी के बाद ये 3 अंतरिक्ष यात्री रूस के नेशनल हीरोज बने। हालांकि क्रू के प्रवास के दौरान कई समस्याएं भी आई। जब वो स्पेस स्टेशन पर पहुंचे तब उन्हें वहां पर धुआं मिला और क्रू को ये भी पता है कि वहां कम से कम एक बार आग लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब उनकी वापसी के दौरान उनके अंतरिक्ष यान के वेंटिलेशन सिस्टम की एक सील खुल गई, जिससे यान का दबाव समाप्त हो गया और अंतरिक्ष में सभी 3 अंतरिक्ष यात्री सफोकेशन यानी घुटन से मर गए। वो अंतरिक्ष में मरने वाले पहले और एकमात्र इंसान बने। इसके बाद सैल्यूट 1 का ऑपरेशन बंद कर दिया गया और स्टेशन को 11 अक्टूबर 1971 को पृथ्वी के वायुमंडल में जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद सैल्यूट 1 का ऑपरेशन बंद कर दिया गया। हालांकि ये अंत नहीं था। रशिया का सैल्यूट 1 असल में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शुरुआती कदम नहीं था, बल्कि इसका ट्रू ओरिजिन 1960 के दशक के सोवियत अल्मास प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसका मतलब रूसी में हीरा होता है। ये एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था जिसमें अमेरिका के द मैन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी इसी के जैसा सोवियत की तरफ से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का प्रयास किया गया था। इसीलिए सोवियत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए इसमें मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि है डेडिकेटेड कार्गो रिसप्लाई क्राफ्ट, ऑर्बिटल पायलटेड स्टेशन एंड क्रू कैप्सूल, जिसे अमेरिका के VA स्पेसक्राफ्ट के जैसा होना चाहिए था। और सोवियत संघ ने अल्मास को लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे कई बार रिक्रूट और कई बार रिसप्लाई किया जा सकता था, जैसे कि आज के अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं। उदाहरण के लिए ISS, जहां पर हम लगातार आ जा सकते हैं। 1959 में US का स्पेस स्टेशन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, पर सोवियत ने अल्मास प्रोजेक्ट को जारी रखा। अल्मास को बस सैल्यूट प्रोग्राम में रिब्रांड किया गया। अल्मास का अर्थ रूसी भाषा में सैल्यूट होता है और सोवियत ने अपने भविष्य का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए उस दौरान कई बड़े कदम उठाए। अपने पहले प्रयास के दुखद विफलता के बावजूद सोवियत संघ ने अंतरिक्ष स्टेशन पहल को आगे बढ़ाने से हिम्मत नहीं हारी और 1 साल के भीतर ही उन्होंने फिर से डॉस-2 नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के साथ प्रयास किया। लेकिन इस बार प्रोटॉन रॉकेट के इंजन फेल होने के कारण ये कक्षा की गति तक नहीं पहुंच सका और समुद्र में ही गिर गया। 1 साल बाद सोवियत ने सैल्यूट 2 के साथ अपना तीसरा प्रयास किया। ये स्टेशन कक्षा तक पहुंच तो गया, लेकिन जल्द ही नियंत्रण खो दिया और उसमें वायुरोधी समस्या डिप्रेशराइजेशन हो गई, जिसके कारण यह अंतरिक्ष में असहाय रूप से घूमता रहा जब तक कि उसकी कक्षा गिर नहीं गई और स्टेशन वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया। इस स्टेशन को USSR में गुप्त रूप से अल्मास के नाम से जाना जाता था, जो इसके सैन्य चौकी के रूप में उपयोग के इरादे को दर्शाता था। यदि ये सफल होता तो इसे सैन्य उपयोग के लिए तैयार किया जाता, लेकिन सोवियत ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। सोवियत संघ ने 1973 में एक और अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसे मूल रूप से सैल्यूट 3 कहा जाना था, लेकिन एक उड़ान नियंत्रण त्रुटि के कारण स्टेशन सही कक्षीय ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया।
सोवियत ने जल्द से इस मिशन का नाम बदलकर कॉस्मोस 557 कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे ये एक रेगुलर सैटेलाइट लॉन्च था, न कि एक असफल अंतरिक्ष स्टेशन की तैनाती। एक सप्ताह बाद इसके अवशेष अंतरिक्ष में गिर गए और वायुमंडल में जल गए। असली सैल्यूट 3 जुलाई 1974 में कक्षा में पहुंचा और सफलतापूर्वक सोयूज 14 के क्रू द्वारा स्टेशन का दौरा किया गया। इस स्टेशन को गुप्त रूप से अल्मास 2 के नाम से भी जाना जाता था, जिससे इसे एक सैन्य अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में डेजिग्नेट किया गया। ये पृथ्वी के कक्षा में पहला सफल सैन्य अड्डा भी था और साथ ही ये पहला अंतरिक्ष यान था जिसमें एक बंदूक शामिल थी। सैल्यूट 3 के चालक दल के पास हथियार थे और वो उसका उपयोग करने से नहीं डरते थे। अनऑफिशियली रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेशन पर 23 mm की विमान तोप थी, जिसे सोवियत मिग फाइटर जेट से उधार लिया गया था और ये अंतरिक्ष में पहली बार पारंपरिक हथियार का परीक्षण किया गया था। तोप का संचालन करने के लिए चालक दल को पूरे अंतरिक्ष स्टेशन को लक्ष्य की दिशा में मोड़ना पड़ता था। सूत्रों का दावा है कि स्टेशन ने पूरे मिशन के दौरान 3 बार बंदूक के परीक्षण किए। सैल्यूट 3 से लेकर सैल्यूट 7 तक सोवियत का सिंगल मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन के साथ काफी सफल दौर रहा, लेकिन ये सिर्फ एक प्रारंभिक अभ्यास था। 1986 में दुनिया ने पहली बार लंबे समय तक चलने वाले मॉड्यूलर अंतरिक्ष चौकी की शुरुआत देखी, जिसे सोवियत संघ ने मिर नाम दिया। कई रूसी शब्दों की तरह मिर के कुछ अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे शांति, दुनिया या समुदाय। किसी भी तरह से ये एक पॉजिटिव टाइटल था जो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त था। स्टेशन की शुरुआत एक कोर मॉड्यूल से हुई जिसे डॉस 7 कहा जाता था। इसका डिजाइन पहले के सैल्यूट स्टेशनों जैसा ही था, लेकिन इसका आंतरिक भाग अधिक आरामदायक बनाया गया था, जिसमें 3 सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था थी। साथ ही 2 अतिरिक्त डॉकिंग पोर्ट भविष्य के विस्तार मॉड्यूल से जुड़ने के लिए बनाए गए थे। याद है जब हमने कहा था कि अल्मास अंतरिक्ष स्टेशन प्रोग्राम में एक डेडिकेटेड कार्गो रिसप्लाई क्राफ्ट शामिल था। खैर वो वास्तव में कभी नहीं बनाया गया, लेकिन उस डिजाइन को पुनः उपयोग किया गया और इसका इस्तेमाल मिर को फुल्ली ऑपरेशनल साइज तक ले जाने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने में किया गया। दूसरा मॉड्यूल 1987 में आया, जिसे कैवेंट 1 कहा गया। इसने मिर स्टेशन में वैज्ञानिक क्षमताएं लाई, जिसमें दोनों प्रकार के एक्सपेरिमेंटल कंपार्टमेंट्स थे, दबावयुक्त प्रेशराइज और बिना दबाव वाले अनप्रेशराइज। ये सेकेंड मॉड्यूल एडिशनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लेकर आया, जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन जनरेटर और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उपकरण शामिल थे। कैवेंट 2 1989 में आया और ये एक समर्पित एयरलॉक लेकर आया जो बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों एवीए यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के लिए था। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड डिटेक्टर से भी सुसज्जित किया गया था, जो आउटर स्पेस एनवायरनमेंट में एडवांस साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए थे। 1990 में क्रिस्टल अगला बड़ा एडिशन था। मिर स्टेशन में ये और भी अधिक साइंस कैपेबिलिटीज लेकर आया। इसमें एक समर्पित एस्ट्रोफिजिक्स लैब, एक्सरे टेलीस्कोप, अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप और बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला थी और यह अमेरिकी शटल ऑपरेशन से मेल खाता हुआ दिखाई देने लगा था। अब जब मिर का निर्माण हो रहा था, उस दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। सोवियत संघ का पतन हुआ। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अंत की शुरुआत हुई और जैसे ही हम 1992 में प्रवेश करते हैं, रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई अवधि की शुरुआत होती है। इस युग में पश्चिमी और पूर्वी सुपर पावर के बीच सहयोग का नया दौर शुरू हुआ, जब अंतरिक्ष दौड़ में लगे रहने के बजाय रूस और अमेरिका ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उस समय कुछ सकारात्मक स्टार ट्रेक जैसी भावनाएं उभर रही थी और 1993 में नासा का स्पेस शटल बेड़ा मिर स्टेशन के लिए नियमित मिशन शुरू करता है। हालांकि ये भी सच है कि उस समय रूसियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उन्हें मिर को चालू रखने के लिए अमेरिका की सख्त जरूरत थी और अमेरिका भी सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम को गलत हाथों में जाने नहीं देना चाहता था। पश्चिमी लोग आमतौर पर सोवियत संघ के पतन का जश्न एक अच्छी चीज के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस समय इसे जीने वाले लोगों के लिए हालात इतने अच्छे नहीं थे। आधिकारिक रूसी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 1990 से 1995 के बीच देश की जीडीपी लगभग 50% गिर गई। ये गिरावट अमेरिका द्वारा महान मंदी के दौरान अनुभव की गई 30% गिरावट 1929 से लेकर 1933 के बीच से कहीं अधिक थी। रूसी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और इस गिरावट के सबसे बड़े शिकारों में से एक था स्पेस प्रोग्राम।
स्पेस एक्सप्लोरेशन को उस समय पुराने सोवियत साम्राज्य का प्रतीक माना जाता था, जिसने शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की मानसिकता के कारण देश को दिवालिया कर दिया था, जबकि लोग भूख से मर रहे थे। इन पूर्व सोवियत रॉकेट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अचानक नई रूसी सरकार से बहुत कम या कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली, लेकिन वो काम पर जाते रहे क्योंकि ये उनका जीवन का जुनून था और उन्हें कुछ और करने का कोई रास्ता पता नहीं था, लेकिन वो नए विचारों की ओर आकर्षित हो सकते थे। यही वो समय था जब अमेरिकी सरकार को एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का आभास हुआ। क्या होगा अगर ये रूस के कुशल और अनुभवी रॉकेट साइंटिस्ट किसी दुश्मन देश जैसे इराक, ईरान, लीबिया या उत्तर कोरिया द्वारा लुभाए जाए, जो परमाणु शस्त्रागार प्राप्त करने के लिए बेताब थे, जो ये पश्चिमी महाशक्तियों के लिए खतरा बन सकता था। जैसे कि पहले कहा गया था, एक ऑर्बिटल रॉकेट और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का अंतर बहुत मामूली होता है। इसीलिए सोवियत रॉकेट तकनीक का कोई भी हिस्सा गलत हाथों में पड़ जाना स्थापित विश्व व्यवस्था के लिए एक अस्तित्वगत खतरा हो सकता था, और ये डर बेबुनियाद नहीं था। रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कर्मचारी मिर स्टेशन के लिए भेजे गए खाद्य राशन चुरा रहे थे और अंतरिक्ष कार्यक्रम की इन्वेंट्री से रॉकेट के पुर्जे बेच रहे थे। 1993 में अमेरिकी सरकार ने रूस को एक नया अंतरिक्ष स्टेशन प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इसमें पूर्ण साझेदार बनाने का निमंत्रण दिया। इस समझौते के हिस्से के रूप में अमेरिका रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। इससे सभी को वेतन मिलेगा, सभी की नौकरियां सुरक्षित रहेगी और किसी को ऐसा पागलपन नहीं करना पड़ेगा जैसे ईरान में भाग जाना। ISS के विकास का पहला चरण मूल रूप से मिर के लिए दूसरा युग था। 1995 में मिर स्टेशन पर एक और मॉड्यूल आया जिसका नाम था स्पेक्टर। ये न केवल इसका नाम जेम्स बॉन्ड के विलन जैसा लगता है, बल्कि स्पेक्टर मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री सर्विलियंस प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था। नए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते के तहत स्पेक्टर वास्तव में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने की जगह बन गया। स्पेक्टर ने स्टेशन में 4 बड़े सोलर एरे के साथ एक दूसरा पावर जनरेटर भी जोड़ा, या कम से कम ऐसा तब तक हुआ जब तक 1997 में एक रूसी प्रोग्रेस अंतरिक्ष यान गलती से इसमें दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। ये पूरा क्रॉसओवर अनुभव दोनों पक्षों के लिए एक सीखने का अवसर था। इस दौरान अमेरिकी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले मिशनों से रूस के अनुभव से सीखने में सक्षम हुए। नासा को ये समझने का मौका मिला कि स्पेस स्टेशन कैसे संचालित होता है, चुनौतियां और उनके समाधान क्या है। अमेरिकी साझेदारी ने मिर की उम्र को उसके मूल 5 साल के इरादे से बढ़ाकर 15 साल तक अंतरिक्ष में रहने में मदद की। जब हम अंततः उस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचे जिसे हम आज अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये रूस के मिर से काफी मेल खाता है। ISS का ऑर्बिटल निर्माण 1998 में शुरू हुआ। जो पहला मॉड्यूल भेजा गया वो एक रूसी योगदान था जिसका नाम था जरिया, जो स्टेशन की पावर और प्रपल्शन के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद नासा का यूनिटी मॉड्यूल जुड़ा, जो रूसी और अमेरिकी हिस्से के बीच लिंक का काम करता है। यूनिटी वो जगह है जहां पूरे स्टेशन का क्रू एक साथ भोजन करता है। तीसरा मॉड्यूल जीवेस्दा सर्विस मॉड्यूल था, जिसमें मूल रूप से 1985 में सोवियत संघ में मिर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बनाया गया था। ये एक बैकअप कोर मॉड्यूल था ताकि अगर पहला मिर ऑर्बिटल में भेजने में कई समस्याएं हो जाए तो इसका उपयोग किया जा सके। जीवेस्दा पुराने सैल्यूट डिजाइन पर आधारित था, जो अल्मास डिजाइन पर आधारित था, जिसे 1960 के दशक में रूस में विकसित किया गया था। जीवेस्दा करंटली पूरे स्पेस स्टेशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और ये रूसी क्रू का घर भी है। अब मुझे यकीन है कि इस पॉइंट पर हर कोई बाकी की कहानी जानता है। ISS का क्या हुआ, रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का क्या हुआ और रूस और पश्चिमी दुनिया के बीच रिश्तों का क्या हुआ। ये संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन अब जब हम ISS के अंतिम दिनों की तैयारी कर रहे हैं और ISS अभी अपने एंड साइकिल की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ ही वर्षों में होने वाला है। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टेशन उभरती हुई राष्ट्रीय शक्तियां जैसे चीन या और भी तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री से उभर रहे हैं। भारत अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहा है और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के साथ स्पेस स्टेशन का नेक्स्ट इवोल्यूशन पहले से ही शुरू हो चुका है। आने वाला टाइम स्पेस इंडस्ट्री के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन को बिना किसी की हेल्प से बनाया है
इसके बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें। और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम प्लानिंग के ऊपर भी और इसके साथ ISS का भी ये वीडियो देख सकते हो। और इन सभी वीडियोस का लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। डू वॉच। वेल, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।